सिया एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी। उसने साधारण पढ़ाई लिखाई की थी, पर देखने में सुंदर होने के कारण उसका रिश्ता राघव के लिए राघव की मां शांति मेहता ने मांगा तो सिया के पापा निहाल हो गए। राघव स्मार्ट पेशे से साइंटिस्ट और अच्छे खानदान का लड़का था। शांति मेहता जब सिया के घर आई तो सिया के पापा ने डरते हुए उनसे पूछा कि आपकी अगर कोई मांग हो तो बताइए, पूरा करना मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। अगर हमारे बस में नहीं होगा तो हम ये रिश्ता नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने स्वर में चाशनी घोलते हुए कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेहमानों और हमारी 3 बेटी दामाद हैं, उनकी खातिरदारी अच्छे से कीजिएगा। राघव के 3 बहनें और 1 भाई था। सिया के पापा ने यथासामर्थ्य खर्च करके बेटी को ब्याह दिया। विदाई के वक्त माँ ने संस्कारों और परंपराओं की पोटली थमाई, रोते हुए कहा, लड़की का घर उसका ससुराल होता है। अपने व्यवहार से सबको खुश रखना। तुम्हारा अच्छा स्वभाव ही तुम्हें ससुराल में सबकी आंखों का तारा बनाएगा। शादी करके जब सिया ससुराल पहुंची तो धीरे धीरे उसे सच्चाई पता लगने लगी। उसे बहू कम नौकरानी ज़्यादा समझा जाता था। जब जब उसकी नंदे मायके आती थीं और उसे सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। बेचारी सिया कमर कस कर दीदी दीदी कहकर उनकी खातिरदारी में लगी रहती, पर मजाल कि उनका मुंह कभी भी सीधा हो जाए। उस पर सासू माँ उसे चैन की सांस भी नहीं लेने देती थी। उसका देवर उसके बनाए खाने में 50 नुक्स निकालता, हर समय उसे सबके सामने टोकता रहता। सासू माँ उसे समझाने के बजाय सिया को कहती, अपने मायके में तुमने क्या सीखा, एक काम तो ढंग से कर नहीं पाती हो, पता नहीं इस घर की पसंद नापसंद कब समझोगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब उसका 3 साल का बेटा गुन्नू भी था, पर उसका वक्त नहीं बदला था। वह कभी राघव से कुछ कहने की कोशिश करती तो उल्टा वह उसे डांट देता कि मुझे तो कभी कोई खराब व्यवहार नहीं दिखाई देता। दीदी और माँ तुम्हें कितना प्यार करते हैं, नितेश तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करता है, तुम मेरे मन में शक पैदा मत करो। वह बिल्कुल मूक बन गई थी। जब उसके देवर नितेश की शादी हुई, उसकी देवरानी निशा काफ़ी रिच फैमिली से आई थी। जुबान की बेहद मीठी और तेज थी। उसने तीनों नंदों के दिल तोहफे देकर व मीठी मीठी बातें करके जीत लिए थे। जब भी वो लोग आते तो सारा काम सिया करती, पर निशा ऐसे जताती कि सारा वही कर रही है। एक दिन पूरे परिवार की महफिल जमी थी। डिनर के बाद सिया सबके लिए खीर लेकर आई। सबने खाई तो बड़े नंदोई जी ने तारीफ की, खीर बहुत अच्छी बनी है। तो निशा तुरंत बोली कि हमने तो परमानेंट खानसामा रखा है। सब ठहाके लगाकर हंस दिए। किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। सिया को बहुत धक्का पहुंचा। निशा को तो वह छोटी बहन समझती थी। वह चुपचाप अपने कमरे में आ गई। काफ़ी देर तक रोती रही, फिर सोचने लगी कि क्या यही इज्जत है उसकी इस घर में। राघव से तो कोई उम्मीद करनी बेकार है। उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अगले दिन सुबह वह खड़ी नहीं उठी। सासू माँ भुनभुनाते हुए कमरे में पहुंच गई। सिया, तुम अभी तक खड़ी नहीं उठी, घर का काम कौन करेगा? तुम अपने मायके से नौकर तो लेकर नहीं आई हो। सिया ने कहा, माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। निशा कर लेगी, वो तो बच्ची है, उसके बस का नहीं है। सिया तो जैसे आसमान से गिर पड़ी। उसने राघव को आवाज़ दी, सुनिए, आज का नाश्ता आप अरेंज कर लीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और माँ जी कह रही है कि निशा बस बच्ची है, वो नाश्ता नहीं बना पाएगी। माँ, निशा क्यों नहीं बना सकती? राघव ने कहा। सासू माँ सिया को घूरती हुई चली गई।
जैसे तैसे सास बहू ने नाश्ता बनाया। आज किसी ने कुछ नहीं कहा, सबने बिना चूं चपड़ किए खा लिया। अब 2 दिन बाद संडे था। सासू माँ ने नंदों को परिवार सहित खाने पर बुलाया। सिया, खाने में क्या बनाओगी? ऐसा करो, राजमा चावल, भरवा भिंडी, पनीर बटर मसाला, रोटी, मीठे में गाजर का हलवा बना लो। सिया बोली, ठीक है, मैं पनीर बटर मसाला, राजमा चावल बना लेती हूँ, बाकी निशा बना देगी। पर भाभी, निशा कैसे बनाएगी? नितेश बोला, जैसे मैं बनाती हूँ। ऐसा कहकर वह लापरवाही से उसको अनदेखा करते हुए उठ खड़ी हुई। राघव भी बीच में बोल उठा, अरे दीदी भी तो निशा के हाथ का खाना खाकर बताए कि हमारी निशा कितना अच्छा खाना बनाती हैं। अब निशा को न चाहते हुए भी काम करना पड़ रहा था। धीरे धीरे सिया ने हर जगह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी शुरू कर दी, चाहे घर का काम हो या बाहरी मामला। पर वह समझ गई थी कि अब वह जो भी कहेगी सब राघव के सामने। सिया को जो कुछ कहना होता वह राघव के सामने कहती। ऐसे में कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सारी बातें आमने सामने होती थी। निशा की मिठास गायब होने लगी थी और नितेश का विरोध बढ़ने लगा था। जब तक सिया सह रही थी तब तक सब ठीक था, पर जब उसने बोलना शुरू किया तो सबकी असलियत सामने आने लगी थी। फिर एक दिन अचानक नितेश ने घोषणा कर दी कि उसने फ्लैट खरीद लिया है, डेकोरेशन का काम चल रहा है, 1 महीने बाद शिफ्ट हो जाएगा। सासू माँ चुप थी, शायद वो समझ चुकी थी कि कौन गलत था। तीनों नंदे नितेश को समझा रही थी कि फ्लैट को रेंट पर चढ़ाकर यहीं पर रहे। पर निशा ने बोला, नहीं दीदी, हमने बड़े प्यार से अपना घर खरीदा है, हम अपने घर ही जा रहे हैं, आप लोगों से मिलने आते रहेंगे। नंदे यह सुनकर अवाक रह गई कि वह अपना घर है तो ये किसका है। वे चले गए। अब घर की स्थिति बदल चुकी है। सिया और सासू माँ साथ में रहते हैं। सासू माँ और नंदे सिया को समझने लगी थी और उन रिश्तों की कद्र करने लगी हैं जिनसे वो जुड़ी हैं। अब नंदे मेहमान नहीं, परिवार का सदस्य बनकर आती हैं। सब खुलकर इंजॉय करते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। राघव इसका कसूरवार खुद को समझकर सिया से माफ़ी मांग चुका है। वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। सिया ने उन संस्कारों को छोड़कर अपने लिए आवाज़ उठाई थी जो उसे जन्म से घोट कर पिलाए गए थे। साहस से एक कदम उठाकर वह उस बोझ से मुक्त हो गई थी जिसे वह बरसों से ढो रही थी। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, हम जितना झुकते जाते हैं उतना ही शोषण का शिकार होते हैं। झुकना उतना ही चाहिए जितना सह सके। ज़रूरत से ज़्यादा झुकना रिश्ते निभाना नहीं, गुलामी होती है। अक्सर लड़कियों को अपने माता पिता के घर से संस्कारों में तहजीब, बड़ों का सम्मान, आज्ञाकारी बनना सिखाया जाता है। ठीक है, बने, पर संस्कारों को जेवरों गहनों के रूप में पहने, हथकड़ी के भेष में नहीं।